नमस्कार व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल ही में गांधी जयंती के दिन 3 मुस्लिम युवक आलम अशरफ वारसी गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ के दौरान पता चला कि इनकी आईएसआईएस द्वारा इंडोक्ट्रिनेशन हुई है और उनको ऑनलाइन रिक्रूट किया गया था। पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि इन्होंने अक्षरधाम और अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को टारगेट बना रखा था। न्यूज क्लिक पोर्टल इस पर भी एक छापेमारी हुई, जो कि कुछ समय से ऐसी ही खबरें दे रहा था। तो इन दोनों में कोई आपसी संबंध है क्या है, इस तथ्य के बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ कर्नल आर सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इन दोनों घटनाओं में क्या कोई आपस में लिंक है? कुछ नेताओं के नाम भी आए हैं जिन्होंने ऐसी रिपोर्ट्स पहले भी दी थी कि ऐसे हमले या ऐसी वारदातें हो सकती हैं, या क्या है? सबसे पहले जितेंद्र जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा। ये शाहीन बाग और जामिया के इलाके से 3 मुस्लिम नवयुवक, उनकी उम्र 28-30 साल इसी रेंज में थी, इनकी गिरफ्तारी हुई। आलम अशरफ वर्सी, ठीक है ना। और ये सब टेक्निकल ग्रेजुएट्स थे। और इनसे पूछताछ के दौरान आपने सही कहा कि उन्होंने कहा कि अक्षरधाम मंदिर, अयोध्या मंदिर, ये सब हमारे टारगेट पे थे, जिसके लिए इन्होंने काफी तैयारी कर रखी थी, अगर अखबारों की मानी जाए तो। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का कहना है कि इनकी ऑनलाइन, आपने जैसा कहा, हम्म। रिक्रूटमेंट और इनका इंडोक्ट्रिनेशन हुआ था। और जाहिर सी बात है कि एक लंबे समय से इनका इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा था, क्योंकि ये तो तीनों 3 जगह पढ़ते थे। अलग अलग, हाँ, बिल्कुल। लेकिन इससे ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम यूथ को टारगेट किया जाता हम्म। है। और फिर तीनों यहाँ आए। अलीगढ़, ये कोई अलीगढ़ से, कोई नागपुर से, यहाँ पे जामिया जामिया इलाके में। इलाके में इन्होंने कन्वर्ज किया। और ये भी आपने सही कहा कि उसके बाद एक बड़े पैमाने पर ये जो न्यूज क्लिक पोर्टल है, उस पर छापेमारी हुई। ये न्यूज क्लिक पोर्टल न्यूज है, अभी हाल के दिनों में काफी चर्चे पे था, क्योंकि कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं, कई ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं कि इनका जो लिंक था, इनका जो संबंध था, वो चाइना के जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उनके साथ था, और ये चाइना के लिए प्रोपेगेंडा करते थे। और उनके प्रोपेगेंडा में ये भी था, जिस ये सतपाल मलिक। नहीं, उनके प्रोपेगेंडा में ये भी था कि ऐसा कोई हमला हो सकता है। अच्छा। उसके बाद आपने कुछ नेताओं का नाम लिया, हम्म। तो सतपाल मलिक आज से 3 महीने पहले जुलाई में ही उन्होंने न्यूज क्लिक को ही एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसा हमला होगा, अयोध्या राम मंदिर पर हमला होगा, मोदी जी इस हमले को करवाएंगे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, और तमाम बातें उन्होंने कही थी। तो अगर आप तीनों को जोड़ के देखें, तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे तरह की या एक मॉडिफाइड 26/11 की तैयारी चल रही थी, जिसमें टेररिज्म, दहशतगर्दी और राजनीति, इन दोनों का मिलाप था, जैसा कि 26/11 हम्म। में हुआ था। आपको याद होगा कि 26/11 जो हुआ था, वो 2009 के चुनाव के तहत हुआ था। हम्म। उसके साए में हुआ था। उसको, उस पर प्रभाव डालने के लिए था, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए था। उसी प्रकार से इस तरह की कोई
हमले की ऐसी लगती, जब ये तीनों को जोड़ के आप देखें, ये गिरफ्तारी, न्यूज क्लिक और इसका बयान बयानबाजी, तो ऐसा लगता है कि कोई षड्यंत्र था। ठीक है, तो आप थोड़ा अगर इसको विस्तार में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मुस्लिम जिसके आलम, वर्सी और अशरफ का नाम लिया, तो इन तीनों का, एक का नाम था मोहम्मद शाहनवाज आलम, मोहम्मद अरशद वारसी और मोहम्मद रिजवान अशरफ। अब इन तीनों में एक चीज कॉमन है, मोहम्मद, नाम मोहम्मद। ठीक है, और पता नहीं ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के इस्लाम की विडंबना है कि ज्यादातर आप ये दहशतगर्दी संगठन जो आप देखेंगे, उनके नाम में कहीं ना कहीं मोहम्मद जरूर होता है। और क्या मुझे ये बात समझ में नहीं थी, क्या ये जिनके नाम मोहम्मद से होते हैं, क्या उनको इंडोक्ट्रिनेट करना, इजी रहता, उनको रेडिकलाइज करना, क्या इजी रहता, यह ज्यादा आसान होता है? ठीक है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि शायद इसका कोई रिश्ता हो, तभी चाइनीज ने ये मोहम्मद नाम को वर्जित कर रखा है युगुर मुस्लिम्स के उसमें। चाइना में मोहम्मद नाम रख ही नहीं सकते। नहीं, युगुर मुस्लिम्स पे ये पाबंदी है कि वो मोहम्मद नाम नहीं रख सकते। अब दूसरी बात, एक और इनमें कॉमनैलिटी है तो मोहम्मद वाली बात की, कि तीनों के तीनों जो हैं वो टेक्निकल ग्रेजुएट्स थे। ये शाहनवाज आलम जो था, उसने नागपुर के विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट से उसने माइनिंग में इंजीनियरिंग कर रखी थी। और ये आपका अशरफ जो है, सॉरी ये वर्सी जो है, अरशद वर्सी, इसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इसने बीटेक कर रखा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और ये तीसरा जो व्यक्ति, तीसरा जो नौजवान था, जिस रिजवान अशरफ, मोहम्मद रिजवान अशरफ, तो अशरफ ने ये गाजियाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसने बीटेक कर रखी थी। इसका जन्म जद्दा में हुआ था। इसके पिताजी वहाँ किसी शिपिंग लाइन में काम करते थे, किसी शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसने काफी समय तक वहां था, अपनी बचपन वहां गुजारा था और फिर बाद में यहाँ हिंदुस्तान में आया था। तो ये अगर आप इसको देखें तो माइनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी, ये कितना तगड़ा जिहादी कॉकटेल है। माफ कीजिए। तो देखा गया है, ऐसा देखा गया है कि तमाम सर्वे जो हुए हैं उसमें कि टेक्निकल शिक्षा या टेक्निकल ट्रेनिंग और सॉरी, टेक्निकल ट्रेनिंग और जिहाद में एक रिश्ता सा दिखता है, क्योंकि ये तीनों जो हैं, इनका ये टेक्निकल, इनकी ट्रेनिंग के अलावा, तो मैं कह रहा था कि आप देखेंगे कि ये तकनीकी शिक्षा और जिहाद में कुछ एक अजीब सा संबंध है। और ये जो ये तीनों थे, आलम, वर्सी और अशरफ, इनकी तकनीकी शिक्षा के ऊपर एक मजहबी शिक्षा का भी प्रभाव था, एक परत थी। अब जैसे वर्सी जो है ये पीएचडी कर रहा था, ये मैनेजमेंट ग्रेजुएट भी था और उसका पीएचडी का टॉपिक था मैनेजमेंट में इस्लामिक सिद्धांतों की उपयोगिता, उसका ये सब्जेक्ट था।
और जैसा मैंने कहा कि अशरफ जो था, जो जिद्दा में था, तो अशरफ ये जामिया मिलिया में भी कोर्स कर रहा था। इसने अलामियत की डिग्री इसने हासिल कर रखी। अलामियत क्या है? अलामियत एक मतलब अल्लाह से अलामियत है, कोई डिग्री वहां पे चल रही है, क्लास 12 के डिग्री के बराबर है वहां पे। जामिया। जी जी जी, सऊदी अरेबिया। और ये तमाम जो अगर आप देखें तो कई तरह के सर्वेज हुए हैं, खास करके जो प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो काफी सर्वेज करती है, जो अमेरिका बेस्ड है। मुझे याद है कि एक बार उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज का उन्होंने रेडिकलाइजेशन को लेके, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को लेके उन्होंने एक सर्वे किया था। और उस सर्वे में उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि 70%, तकरीबन 70% जो दहशतगर्द होते, जिहादी जो होते हैं, वो टेक्निकल बैकग्राउंड से, टेक्निकल एजुकेशन का वो फायदा उठा चुके हैं। और यही नहीं, अभी प्यू रिसर्च ने पाकिस्तान में भी एक इसी तरह का सर्वे किया, और उस सर्वे में उन्होंने कहा है कि आमतौर पे ये धारणा है कि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनका जिहाद की तरफ ज्यादा झुकाव होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। हमने देखा कि पढ़े लिखे लड़कों का ज्यादा झुकाव है पाकिस्तान में, और खास करके जो टेक्निकल एजुकेशन जिन्होंने प्राप्त किया है। तो ये एक अजीब सा ये है, एक अजीब सा फिनोमिना है वहां पे, एक अजीब सा लिंकेज है। इसको सिम्बोसिस, जिसको अंग्रेजी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और ऐसे तो लोग वहां रोना रोते हैं कि एक वहां के बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं, परवेज हुडबॉय। मैं उनके कई आर्टिकल्स पढ़े हैं। वो उनका यही रोना है कि पाकिस्तान में तकनीकी शिक्षा हो ही नहीं सकती, यहाँ विज्ञान कभी फैल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ हर शिक्षा को, हर विषय को वो मजहब के चश्मे से देखते हैं। तो ये लेकिन हकीकत है कि टेक्निकल एजुकेशन और जिहादिज्म का डायरेक्ट कौन लिंक है आपस में? रिश्ता देखा गया है। अब दूसरी बात जो इसमें खुल के आई है इंटरोगेशन के बाद, और जो ये पूरी घटना चक्र का अगर आप विश्लेषण करते हैं, कि ये तीनों के तीनों कहाँ कन्वर्ज करते हैं, आपस में आपके इनका मिलाप होता है, तो शाहीन बाग। जामिया इलाका। और ये शाहीन बाग क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि शाहीन बाग कुछ सालों में ये बिल्कुल ये जिहाद का एक एपिसेंटर बन गया है, एक केंद्र बन गया है। और वो दिल्ली के बिल्कुल बिल्कुल छाती पर। और वो इसी तरीके से ये पनप रहा है। अब ये तीनों के तीनों कहाँ कैसे इकट्ठे हुए? जाहिर सी बात है इनका जो हैंडलर है वो साथ में लाया होगा। लेकिन फिर ये अजीब सा खिंचाव, ये अजीब सा आकर्षण, जिहादी आकर्षण, इसको आप किस तरह से इसको समझाएंगे, ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन ये एक अजीबोगरीब, ये अजीब सा आकर्षण, अजीब सा भाईचारा, और तीनों आए और तीनों यहाँ पे इकट्ठे हुए। अशरफ और वर्सी तो यहाँ पर आने के बाद उन्होंने एक कहीं पर वो इस्लामिक प्रवचन भी सुनने जाते थे, तो वहां भी इनका मिलाप हुआ, ठीक है। लेकिन इन सब को, ये ऐसे तत्वों को, या यूं कहे कि जो ऐसे तत्व हैं उनको तो आपने शाहीन बाग में देखा था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात होनी नहीं। तो तब में और अब में क्या फर्क पड़ा है? बल्कि बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल। और इनको उसी तरीके से राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त होता रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। आपने शाहीन बाग में जब वो लंबा सा, जिसको प्रोटेस्ट आप कहें, आप, वो प्रोटेस्ट नहीं था। अगर प्रोटेस्ट होता तो उसका अंत राइट्स नहीं होता।
दीज प्रोटेस्ट लेड टू राइट्स, ठीक है ना, जिसमें 53 लोग मारे गए थे। तो वहां पे जो राजनीतिक संरक्षण का दायरा जो था, उसका स्पष्ट प्रमाण आपने वहां पर देखा। और तरह तरह के नेता, एक बड़ा डेबोनियर, रंगीन मिजाज का एक ऑथर और नेता वहां पे देखा गया। एक वो जहरीला नेता जो पहले डिप्लोमेट था, उसको उसको आपने देखा। ये तमाम आम आदमी पार्टी के जितने क्रिमिनल्स थे, सारे नेता ही इनके क्रिमिनल्स हैं, ठीक है ना। या तो माओवादी है, क्रिमिनल्स है, माओवादी बेसिकली क्रिमिनल ही होता है। ये सब के सब वहां थे, ठीक है ना। फिर आपने एक और ये टुकड़े टुकड़े गैंग देखा होगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज है कि जिन लोगों को आपने वहां देखा, वही टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल थे, और वही लोग आपको शाहीन बाग तथाकथित किसान आंदोलन में वहां पे आपको देखे गए। तो ये सारा टुकड़े टुकड़े गैंग था। सीए एनआरसी तो एक बहाना था, ठीक है। उसके बाद आपने एक एक्टिविस्ट को देखा, जो कि वहां पे खड़े होके उसने बिल्कुल शरेआम पूरे हिंदुस्तान को उसने एक तरह से चुनौती दी, उन्होंने ये कह के कि हम हिंदुस्तान के यानी भारत माता के हम बाएं हाथ बाजू को हम हलाल के द्वारा हम काट देंगे, अलग कर देंगे, हम अलग कर देंगे। तो ये तो सबको को देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद कोई कार्रवाई हुई क्या? वो जिहाद के नैरेटिव को एड्रेस किया गया? क्या वो कैलिफेट के नैरेटिव को एड्रेस किया गया? अगर एड्रेस किया गया होता आइडियोलॉजी के तौर पे, तो ये 3 आज नहीं पकड़े गए होते। बिल्कुल सही। और शाहीन बाग से एक लड़का जाता है केरला में ट्रेन पे अटैक करने, और शाहीन बाग से ही कोई तैयारी कर रहे थे अयोध्या में हमला करने के लिए, राम मंदिर पे। अब आप कहेंगे कि ये कुछ बदलता क्यों नहीं वहां पे, और आखिर इसको कैसे बदला जाए? तो देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा, अगर इस एपी सेंटर का भी कोई अगर एपी सेंटर है, तो वो है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। आप जब तक इस पे ताला नहीं लगाएंगे, ये यूं ही जिहादी एपी सेंटर के रूप में ये जारी रहेगा, और ऐसे ही देशद्रोही दहशतगर्द ये तैयार होते रहेंगे। सर एक चीज और देखिए, इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जिक्र है। उनका भी वही किरदार रहा है उस विश्वविद्यालय का। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि इस्लाम में इल्म से तो इतना नफरत है कि आपने नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया, तक्षशिला यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया, अलेक्जेंड्रिया की पूरी लाइब्रेरी आपने जला दी। आज ये क्यों, ये विश्वविद्यालय का क्यों आपको इतनी जरूरत पड़ रही है? क्यों? क्या शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय है, या जिहादी पैदा करने के लिए? जिहादी पैदा करने के लिए? अगर इंजीनियरिंग पढ़ के भी वो जिहादी पैदा होता है, मेडिकल पढ़ के भी वो जिहादी पैदा होता है, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ के जिहादी पैदा होता है, इतिहास इरफान हबीब की तरह इतिहास पढ़ के भी जिहादी पैदा होता है, और इस्लामिक स्टडीज भी पढ़ने के बाद जिहादी पैदा होता है। तो आप इस पूरे जिहादी रंग को आप थोड़ा पहचानिए और देखिए। अब अगर आप रिपोर्ट्स पे जाएं, इंडोक्ट्रिनेशन की हम बात कर रहे थे, तो आपने जैसा जिक्र किया कि रिपोर्ट्स में आया है कि वो आईएसआईएस के द्वारा उनका रेडिकलाइजेशन, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है। लेकिन दिल्ली पुलिस के कुछ विशेषज्ञों का यह कहना है कि आईएसआईएस एक केवल चोला है,
वास्तविकता में ये सब कुछ आईएसआई के द्वारा किया जा रहा है। और उन्होंने आईएसआईएस का चोला इसलिए पहन रखा है कि ताकि डिनाएबिलिटी हो कि हम तो कुछ नहीं कर रहे भाई, हमारा तो इसमें कुछ लेना देना है। आईएसआईएस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि पाकिस्तान पर जिसका कोई नियंत्रण नहीं है, तो उसकी आड़ में ये लोग ये काम कर रहे हैं। और उसका उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे कि एक शख्स है फरहतुल्ला घोरी और उसका दामाद शाहिद फैजल। ये घोरी का ये दामाद है, फैजल है, और इन्होंने 2002 में अक्षरधाम पे इन्होंने हमला किया था। उसके बाद यहाँ से भगोड़े हो गए, ये पाकिस्तान में है और वहां से ये पूरा ऑनलाइन इंडोक्ट्रिनेशन और संचालन कर रहे हैं। और आईएसआई के जामे के आईएसआई के क्लोक में, आईएसआईएस के क्लोक में, लेकिन इनका एक्चुअल में इनका जो संबंध है वो लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद से है। और ये यहाँ तक इतनी बारीकी में ये सब कुछ फॉलो करते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जैसे कि वहां से उन्होंने कहा, एक इंस्ट्रक्शंस दिया जिहादियों को कि देखो मीडिया से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना, सोशल मीडिया पर ज्यादा नहीं आना है। दूसरा उन्होंने कहा कि जब हथियार खरीदते हो हथियार बेचने वालों से तो बड़ा सावधान रहना, ये डबल एजेंट होते हैं, इस तरह की। दूसरी तरफ जो बम बनाने के जो तरीके हैं पूरे इनके, आईईडीज बनाने को जो इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं वो बिल्कुल आईएस ये लश्कर तोयबा जैश मोहम्मद के टेक्निक से मिलते हैं। फिर उसने ये घोरी और फैजल ने घोरी ने वो फेसबुक में ये सोशल मीडिया पर बाटला हाउस एनकाउंटर में जो मारे गए थे उनकी तस्वीरें उसने लगाई ताकि लोग आकर्षित हो सकें शहादत, जिहाद के नाम पे शहादत के लिए। तो इस तरह के ये गतिविधियां इनकी देखी गई हैं। इसीलिए मैं भी इस विश्लेषण से पूरा सहमत हूं कि ये आईएसआईएस नहीं है, ये बिल्कुल ये आईएसआईएस के नाम पे करवा रहा है, और इसलिए कि अंतरराष्ट्रीय ध्यान जो है वो विचलित हो जाए। तो ये लेकिन एक बात बड़ी हैरानी, एक बात आप सबको समझनी चाहिए कि हम और आप दिल्ली की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री मान लीजिए उसके इलाके में इतना बड़ा रेड हुआ पीएफआई का, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, वो फुलवाड़ी शरीफ इलाका में जहां से विजन डॉक्यूमेंट 2047 वो सब हुआ, और अभी दिल्ली में ये हो रहा है। तो लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री का दिल्ली में क्या हो रहा है उससे कोई वास्ता नहीं, ना इनका कोई तंत्र का कोई वास्ता है। लेकिन आप ये आलम अशरफ और वर्सी को देखिए, इनको कहा गया, वहां इनके हैंडलर्स ने कहा कि बेटा जाके अच्छा बेस देखो, जगह जगह पे ऐसा बेस चुनो जो कि जंगल के इलाके में हो, जहां कोई आता जाता नहीं हो, जहां एकांत हो, जहां तुम्हारी गतिविधियों का पता नहीं चले, जहां पे तुम अपने बॉम्ब को टेस्ट कर सकते हो, जहां पे ट्रेनिंग ले सकते हो। तो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का मुआयना किया, और कहां कहां किया, तो पश्चिम में, भारत के पश्चिम के इलाके में लवासा, महाबलेश्वर, गोवा, ठीक है ना। उसके बाद साउथ में हुबली, उडुपी, केरला, वेस्टर्न कोस्ट में वलसाड, और वेस्टर्न घाट्स में, और ईस्टर्न घाट्स में नल्लामला हिल्स। ठीक है, तो अब देखो ये किस पैन इंडिया के स्तर पर ये काम करते हैं। उनके लिए कोई ये जो स्टेट्स और ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स है इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जब हमने डिमांड किया था,
वो इन्होंने प्रूव कर दिया कि इसका कोई मतलब कोई नहीं, लेना देना ही नहीं, कोई मतलब ही कुछ नहीं। लेना देना हाँ। नहीं है, ठीक है। दे ट्रांसेंड ऑल बाउंड्रीज, हम्म। एवरी बैरियर, ठीक है ना। अब इन्होंने इंट्रोगेशन में ये भी कबूला कि ये राजस्थान और उत्तराखंड में इन्होंने अपने आईडीज को टेस्टिंग भी की है, ठीक है ना। अब ये जो मॉड्यूल, ये आलम वर्सी और ये अशरफ का जो मॉड्यूल है, इन्होंने, मैंने बताया कि इन्होंने कहा कि अक्षरधाम पर हम हमला हमारा करने का इरादा था, राम अयोध्या में। टेम्पल पर, और जैसा कि सतपाल मलिक ने कहा, कोई वीआईपी को भी हम निशाना बना सकते थे, अच्छा। ठीक है। अब ये देखिए कि इनका चयन जो है, और चयन और बाद में इंटरडिक्शन, वो कितनी चतुराई से किया गया है। आलम जो है एक माइनिंग इंजीनियर है, और ये रॉक ब्लास्टिंग टेक्निक्स का एक्सपर्ट है। मतलब मंदिर तोड़ने के लिए। मंदिर तोड़ने के लिए इसको ये किया गया। परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट। परफेक्ट, जी जी जी। और इसको, इसकी वो भी महारत है कि बड़े साधारण केमिकल से ये बॉम्ब बना सकता है, जैसे कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसीटोन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सब, ये सब बरामद हुआ है रेड्स में। और आप देखें कि इनके पास से जो मटेरियल निकला है, तो बड़े बड़े कैंस प्लास्टिक के जिसमें केमिकल्स भरे हुए थे, एसिड के बॉटल्स, स्टील बॉल्स, टाइमर वॉच, बैटरीज, ठीक है, आयरन पाइप्स, ये सब इनको मिला है। अब हम आते हैं न्यूज क्लिक कि इनका न्यूज क्लिक के साथ क्या लगाव, जुड़ाव, संबंध, लिंक क्या था। तो इसमें आप देखिए कि जुलाई 2000, मतलब इसी साल जुलाई में, आज से 3 महीने पहले, सतपाल मलिक ने किसको चुना? न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक किससे कंट्रोल हो रहा है? चाइना से। कौन उसको नियंत्रण कर रहा है? तो एक नेबिली रॉय सिंघम नाम का व्यक्ति, एक वो श्रीलंकन मूल का है, अमेरिका में पढ़ा लिखा, पैदा बड़ा हुआ, पढ़ा, वहीं पढ़ा लिखा है, वहीं के यूनिवर्सिटी में। इसका पिता भी जो था वो बहुत बड़ा ये माओवादी टाइप का चरित्र था वो, ठीक है ना, घोर कम्युनिस्ट। तो मतलब जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्जेनाइटल है, ये इज अ कॉन्जेनाइटल। ये इसने, इसका ऑफिस है शंघाई में, वहां से ये चाइनीज का पूरा प्रोपेगेंडा करता है, ठीक है ना। केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, वो और भी देशों में ये करता है। मतलब उसने प्रोपेगेंडा का ये इंचार्ज है, ये कंट्रोल करता है ऑपरेशन सुन के। और ये जितने ये आपके खास करके कम्युनिस्ट, ये प्रोपेगेंडा पर बहुत विश्वास करते हैं शुरू से। इसको ये स्मोकलेस वॉर कहते हैं, बिना धुएं का युद्ध, ठीक है। तो आप अगर देखते हैं कि आज कोई न्यूज चलाई जाती है कि भारतीय सेना ने जमीन दे दी चाइना को, चाइना आके वहां बैठ के कब्जा कर लिया, ये तरह तरह की ये पैसे लगा के ये न्यूज जो है उसको फैलाते हैं, गलत न्यूज, वहम फैलाते हैं समाज में। तो इसमें ये न्यूज क्लिक के पास ही पूरी फंडिंग आती थी। अब कोई कह रहा है 75 करोड़ का अभी आया था, या कोई कह रहा है 115 करोड़, लेकिन 75 करोड़ से ऊपर ही था वो। 75 करोड़ और बाकी जो न्यूज पोर्टल है उनको भी ये डिस्ट्रीब्यूट होता था। और इनका एक जो मुखिया जो था उसका नाम था प्रवीर पुरकायस था। इस शख्स के साथ मुझे टेलीविजन डिबेट में साथ बैठने का मौका मिला, उस समय जब ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की पर बड़ी कड़ी बहस चल रही थी, व्यापक बहस पार्लियामेंट में। और जब पार्लियामेंट में बहस चल रही थी तो मैं इससे लोकसभा टीवी में बहस कर रहा था।
और इसने मेरे से एक बाजी भी लगाई थी, ही हैड अ बेट विथ मी। इसने कहा था कि कोई सवाल ही नहीं है कि ये साइन होगा। और मैंने कहा था कि जहां तक मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझता हूं, ये 500% ये साइन होगा। दूसरा एक जो रेड में जिससे पूछताछ हुई है वो है प्रनंजय गुहा ठाकुर का। तो ये सारे लोगों को मैं जानता हूं, और वही है, डेस्टिनी कैचेज अप विथ यू। अब उनके साथ ये हो रहा है। लेकिन ये अगर आप देखें तो ये जो तमाम जो भारत के खिलाफ और चाइना के फेवर में जो खबरें चलाई जाती हैं, राहुल गांधी जाता है, वो कहीं घूम के उधर लद्दाख पहुंचा, वहां जाकर जमीन दे उसने, दी, हाँ, जब बस ये, एक जमीन दे दी। उसने जमीन। तो ये नेवली रॉय सिंघम, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सीपीएम, आप, और ये जितने अर्बन नक्सल्स हैं, ये सब एक ही इकोसिस्टम के हिस्सा है। और इसी इकोसिस्टम पर अब ये सरकार जो है वो चोट पहुंचा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि सत्यपाल मलिक को ये कैसे पता चला 3 महीने पहले कि अयोध्या पे हमला होगा। और यही नहीं, उसने उस इंटरव्यू में कहा कि नरेंद्र मोदी साहब एक बहुत शातिर व्यक्ति हैं, राजनीतिक फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने पुलवामा करवाया था, और इसी राजनीतिक फायदे के लिए वो 2024 के इलेक्शन के पहले ये अयोध्या पे हमला करवाएंगे और किसी बीजेपी के बड़े नेता का कत्ल होगा, असैसिनेशन होगा। ये उनका बयान है। वही बयान फिर प्रशांत भूषण का आता है। उसने कहा कि पुलवामा इन्होंने करवाया था, बालाकोट तो हुआ ही नहीं था, और हुआ भी था तो बम कहाँ गिरे, किसी मतलब इस तरह की बात है कि बम कहाँ गिरे ये भी नहीं पता था। और फिर उसने कहा कि ये अयोध्या, ये हमला होगा। वही बात है फिर, ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई। उसके बाद ये संजय राउत, उसने कहा अयोध्या पर हमला होगा और उसी तरीके से फिर जो गोधरा में हुआ था उस तरह का कोई कांड करवाया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। और उसी बात को फिर इसने इन्होंने दोहराया, उनके जो बॉस हैं उद्धव ठाकरे, ठीक है ना। तो अब इससे यही जाहिर होता है कि ये एक 26/11 की तरह एक साजिश थी। इन लोगों ने, ऐसा लगता है, जब किसी भी आप विश्लेषण को करते हैं तो किसी बैकड्रॉप में करते हैं, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। नेताओं के तो द्वारा ऐसा भूमिका बना ऐसा दी गई। ऐसा ऐसा लगता है कि ये भूमिका बनाई जा रही थी। क्या राहुल गांधी ने 26/11 के पहले भूमिका नहीं बनाई थी? क्या इन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर को नहीं बोला था बिल्कुल 26/11 के पहले कि सबसे बड़ा हिंदुस्तान को खतरा है तो वो हिंदू टेरर से हिंदू टेरर से है। वो क्या विकीलीक्स में ये सारा कुछ निकला था। आज तक उस बात को इन्होंने खंडन नहीं किया कि मैंने ऐसा नहीं कहा। तो इन्होंने ये इस हमले के लिए इन्होंने भूमिका तैयार की थी। इनकी आईएसआई से साठगांठ है, बहुत पहले से है। जब आईएसआई से साठगांठ है तो इनकी लश्कर तोयबा जैश ए मोहम्मद से भी साठगांठ है। और ये भी बता दूं कि यहाँ पर जितने मॉड्यूल्स हैं, जितने इनके प्रॉक्सीज हैं, वो इनसे नियंत्रण नहीं रखते हैं। देयर इज अ पाकिस्तान इन इंडिया राइट हियर इन द सेंटर ऑफ दिल्ली, शाहीन बाग, एंड बहुत सारे शाहीन बाग है यहाँ पे। आपने तो देखा शाहीन बाग के समय कितने सारे शाहीन बाग, वो सारे के सारे पाकिस्तान के एनक्लेव्स है इंडिया में। वो अपने आकाओं से वहां से वो इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, निर्देश लेते हैं, और यहां से रिक्वेस्ट भेजा जाता है कि भाई ऐसा करवा दीजिए, हम करवा दीजिए, भाई ये करवा दीजिए। तो अब आखिरी में सवाल ये उठता है कि
ये तो हमारे राजनीति में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का और चाइना का प्रभाव जो है वो अब तो बढ़ चढ़ के बोल रहा है। स्पष्ट नजर आ रहा है सर तो। अब तो बढ़ चढ़ के बोल रहा है। अब कुछ छुपाने की बात भी नहीं, अब तो खुलेआम हो गया। वो वो छुप के जा रहा था राहुल गांधी डोकलाम क्राइसिस में, वो भी बात आपने देख ली, वो भी खुलेआम हो गया। और ये अब तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे अभी मालदीव्स में आपने नंगा नाच देखा ना, उस तरह का नंगा नाच हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं। और मेरी समझ में मेरा ऐसा विश्लेषण है कि आज हिंदुस्तान का युद्ध जो है, इट इज अ वॉर बिटवीन इंडियन डेमोक्रेसी, भारत का प्रजातंत्र, और वामपंथ और जिहाद के कंबाइन के साथ है, मतलब के बीच में ये युद्ध हो रहा है। और प्रॉक्सी वॉर जो है वो बिल्कुल हमारे राजनीति में वो एम्बेडेड। ये जो कोई रामचरितमानस के बारे में कुछ बोलता है, कोई आपको भगवान राम के ऊपर में सवाल उठाता है, ये समझ जाइए किसके लिए, किसके इशारे पे। दीज आर द पाकिस्तानी एनक्लेव्स इन इंडिया। उसके वोट बैंक के लिए ये सब किया जा रहा है कि जितना हिंदू को गाली दोगे, हिंदुओं के सनातनी ग्रंथ को जितना तुम गाली दोगे, उतना मुस्लिम खुश होगा। तो ये हमारे चुनावों में ये जो इनक्लेव्स है पाकिस्तान को, उनके लिए जो मैनिफेस्टो है ना, मैनिफेस्टो में तो आप लिख नहीं सकते हैं ये सब बातें, लेकिन बोल दो धीरे से। उनकी मनोकामना, उनकी आत्मा को खुश करने के लिए इस तरह के सारे बयानबाजी होती है। अभी जैसे एक बिहार के मंत्री ने एक वक्तव्य दिया कि जो ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल है, कहता है कि इसमें वो लिपस्टिक और वो बॉब कट वाली महिलाएं आएंगी। तो मैं उससे पूछना चाहता हूं, तो क्या बुर्के वाली महिलाएं चाहिए? नहीं, क्या बुर्के वाली महिलाएं चाहिए? वो मुसलमान नेता है और उसके पूरा उसका खानदान फॉरेन में। उसको मैं बता देना चाहता हूं कि हम और महिलाओं को गंदी नजर से नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ लिपस्टिक जो है वो सुहाग की निशानी है। हम सुंदरता को केवल हम वहशीपना से नहीं देखते हैं, हम औरतों में माँ और बेटी की झलक भी देखते हैं। और अंबेडकर साहब ने कहा था, अंबेडकर साहब ने अपनी किताब में लिखा है, ठीक है, और मैंने ये बनारस में कोट भी किया था इसको। उन्होंने लिखा है कि देखो, जब एक मुसलमान लड़का, ये क्या प्रवृत्ति है, ये जो नेता, जो मंत्री है, क्यों बोला, एक मुसलमान लड़का जब वो घर में पैदा होता है तो उसका वास्ता या तो केवल बहुत छोटी बच्चियों से होता है, या वो अधेड़ उम्र की औरतों से होता है, ठीक है ना। बीच में उसे किसी से मतलब वो बिल्कुल अलग थलग रहता है, इसलिए उसमें वो हैवानियत वाली प्रवृत्ति आती है औरतों को लेके। समझ रहे हैं? हैवानियत वाली उसको प्रवृत्ति आती है, और वो फिर वो इसीलिए वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में मैनिफेस्ट करता है। और इसीलिए आप देखोगे कि जो भी लव जिहाद का शिकार बना, कईयों के उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बाद में उनका वो रेफ्रिजरेटर में उनको बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये मंत्री उसी प्रवृत्ति का आदमी है। तो ये देखिए, इस बीमारी को, इसको तुरंत अगर हमने एड्रेस नहीं किया आइडियोलॉजिकल लेवल पे, और क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को शायद
इस बात की कल्पना नहीं की थी कि जो ये इंपोर्टेड आइडियोलॉजीज है, जो आयात किए गए ये आइडियोलॉजीज हैं, जिहादिज्म, कम्युनिज्म, ये हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह का असर डालेंगी। तो अगर, लेकिन अब मैंने कहा वो तो अब बढ़ चढ़ के बोल रहा है, तो शायद मेरी अपनी राय में अभी संविधान पर एक दोबारा इसके रिव्यू की जरूरत है। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूंगा। व्यूअर्स, आपको ये चर्चा अच्छी लगेगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और कर्नल आर सिंह साहब ने तो अपने व्यूज दे दिए हैं, आप अपने व्यूज जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।